अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। ओपोजिशन रहनुमाओं की आर्मी चीफ से एक बार मुलाकात हुई या दो बार? क्या इन मुलाकातों के दौरान नून लीग के रहनुमाओं ने वन ऑन वन मुलाकात भी की? और क्या इन मुलाकातों से नवाज शरीफ लाइल्म थे या उन्हें आगाह रखा गया? मामला पेचीदा होता जा रहा है, नए सवालात उठ रहे हैं। आज का बड़ा इंकिशाफ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने किया, जिन्होंने बताया कि नून लीग के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के पहले हफ्ते में 2 मुलाकातें की। ये मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई, जिनमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस जेर बहस आए और आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि लीगल मामलात अदालतों और सियासी मामलात पार्लियामेंट में ही हल होंगे। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI साहब भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैंने तो नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ ने भेजा है, मैंने तो नहीं कहा कि मरियम नवाज ने मुझे भेजा है, मैंने तो नहीं कहा शहबाज शरीफ ने भेजा, मैंने तो कहा ही नहीं ये। तो एक तो ये मैंने आपको उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, इसमें क्या खराबी है कि भाई एक बैकग्राउंड है, 40 साल पुराना बैकग्राउंड है, कुछ छोटा मोटा भी नहीं है, 40 साल पुराना बैकग्राउंड है। और मैं अभी भी उनको मैंने वेंट देयर तो मैंने उनको कहा, ये ओपनिंग सेंटेंस मेरा ये था कि मैं ना अपने लिए रिलीफ लेने आया हूं, अल्लाह ना करे मुझे कोई जरूरत हो रिलीफ की, ना ही मैं को पार्टी के लिए रिलीफ लेने आऊं। अहम बयान और इंकिशाफ है, जिसके बाद नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इन मुलाकातों की तस्दीक करते हुए दावा किया कि उन्हें नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने मुलाकातें करने को नहीं कहा था और ना ही उन्होंने किसी किस्म का रिलीफ मांगा। लेकिन नवाज शरीफ के बयानिए पर सवाल उठ रहे हैं। आज मरियम नवाज से जब पूछा गया कि क्या आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात नवाज शरीफ के इल्म में थी, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि उनको नहीं मालूम कि इस मुलाकात के बारे में नवाज शरीफ को पहले इल्म था या नहीं, लेकिन ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। सियासी मामलात पर सियासी क़यादत को ही बुलाना चाहिए, ना तो उनको बुलाना चाहिए सियासी क़यादत को और ना ही सियासी क़यादत को वहां जाना चाहिए। मरियम ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहां पर। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। इस बयान के साथ साथ मरियम नवाज से मंसूब गैर रस्मी गुफ्तगू का यह बयान भी सामने आया कि आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की, जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या मरियम नवाज इस मुलाकात की बात कर रही हैं जिसमें शहबाज शरीफ समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमा भी मौजूद थे, या फिर किसी और मुलाकात की बात हो रही है। जब यह सवाल एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया कि क्या मरियम शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं समझती, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि ज़्यादा होशियार ना बने, मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं की, आईनी और उसूली बात की है। जहां मरियम नवाज के बयान से मज़ामत और मफामत के बयानिए का फ़र्क ज़ाहिर हो चुका है, वहीं यह सवाल भी उठा कि क्या शहबाज शरीफ की मुलाकातों से नवाज शरीफ ला इल्म है। सहाफ़ी तलत हुसैन ने भी अपने वीलॉग में कल ही दावा किया था कि नवाज शरीफ के एक नुमाइंदे की सितंबर के अवाइल में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, जिसके बाद वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक नया इंकशाफ करते हुए दावा किया कि अपोजिशन के रहनुमाओं की आर्मी चीफ से एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई और आखिरी मुलाकात 16 सितंबर को हुई, जिसमें ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने वन ऑन वन भी गुफ्तगू की। मैं अब ये 2 इल्जाम लगा रहा हूं आज, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। सब लोगों ने इकट्ठी मुलाकातें की, खुलकर बातें हुई 3.5 घंटे, लेकिन आसिफ, ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल ने 1 to 1 इन दोनों कायदीन के साथ, जनरल फैज हमीद के साथ, और क्योंकि मैं आखिरी बंदा था ये 1 to 1 लगे हुए थे, फिर मैंने वहां से मुनासिब नहीं समझा कि क्योंकि मैं बिल्कुल नजदीक था, मैंने वहां से निकलना मुनासिब समझा।
शेख रशीद के इल्जाम के जवाब में एहसन इकबाल ने तरदीद करते हुए वाजे किया कि ऐसी कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई और नून लीग के रहनुमा सिर्फ पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ ही आर्मी चीफ से मिले। उनकी बात ठीक भी हो सकती है। उनके बकौल इस मुलाकात का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान। नहीं, मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ साहब आपके साथ नहीं, मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने यह कहा तो झूठ बोला। अब इस सारी डेवलपमेंट पर शेख रशीद ने फिर अचानक एक नया बयान जारी किया जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया कि वो उनके इस दावे को गलत साबित करें कि उनकी आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई। शेख रशीद ने इन मुलाकातों का दौरानिया भी बताया और यह दावा भी किया कि नवाज शरीफ शायद इन मुलाकातों से लाइल्म थे। 16 तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद DGISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेज़ी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूँ 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और जो कुछ अरसा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई, वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। और अगर लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेगी उसको सबोटाज किया जाए। सवाल यह भी है कि पहली मुलाकात से भी शेख रशीद ने पर्दा उठाया, उसके बाद नून लीग ने इसकी तस्दीक की कि मुलाकात हुई, एजेंडा गिलगित बल्तिस्तान था, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। अब दूसरी मुलाकात का दावा भी शेख रशीद कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ खुद इस पर जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात कही और सवाल सुने बगैर उठकर चले गए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस मुलाकात पर आज अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया। जो इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स होते हैं उस पे हम डिबेट नहीं करते। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं। और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में होना चाहिए था। हम सब इस बात का एतराफ़ करते हैं। उस मीटिंग में जो भी मौजूद है शायद इस बात को सेकंड भी कर देते। ये एक इस हुकूमत का फेलिंग है जो कि दुरुस्त होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस कुर्सी पे बैठा है जिसका जिम्मेदारी है ऑपोजिशन से इंगेज करना। ऑपोजिशन भी मुहिब वतन है, हुकूमत में भी जो भी हमारा इख्तलाफात है वो मुहिब वतन है। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि उनको पहले भी ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया और आइंदा भी बुलाया गया तो वो जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी के उमूर पर सब एक हैं, ऐसी मुलाकातों को खुफिया रखा जाना चाहिए। लेकिन एक शख्स यकीनन वो शेख रशीद की बात कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनको मजबूरन अब बात करनी पड़ रही है। बिलावल भुट्टो ने यह अहम बयान भी दिया कि उनको आर्मी चीफ से मुलाकात में यह तासुर मिला कि वो भी इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इसका जो है वो टेस्ट होगा इंतखाबात में। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो खुशाइन बात है, जो एक वेलकम बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एग्री करता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर माजी के इलेक्शंस पे
हमारा इख्तलाफात रहे हैं, मुझे एक इम्प्रेशन मिला उस मीटिंग में कि आगे जाके हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो और हम इस किस्म का इलेक्शन रिफॉर्म्स करें जिसके नतीजे में हम सब कह सकेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं इस मुल्क में। जहां बिलावल ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी और मैच्योर अंदाज में हैंडल किया, वहीं बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग के लिए ये मामला जो था पेचीदा साबित हुआ, मिस हैंडलिंग हुई। वहां पर तजुर्बा भी ज़्यादा है, तजुर्बाकार टीम के बावजूद इस मामले को खुद नून लीग ने मुतनाज़ा भी बनाया। बिलावल का ये सवाल भी अहम है कि नेशनल सिक्योरिटी की अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे। फाद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम एक डेवलपमेंट अभी हुई है, जो DG ISPR साहब की स्टेटमेंट है कि मोहम्मद जुबैर साहब जो कि नून लीग के मरकजी रहनुमा है, वो आर्मी चीफ से मिले उन्हीं की दरख्वास्त पर। लास्ट मीटिंग उनकी हुई सितंबर में। आज जो मरियम नवाज की स्टेटमेंट है वो डिनाइल दे चुकी हैं कि किसी किस्म की ऐसी मुलाकातें नहीं हुई हैं और ना वो नवाज शरीफ साहब के इल्म में है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस तरह लग रहा है कि एक जो मफामत और टकराव वाला जो बयानिया था नून लीग का, वो अब उभर के सामने आ चुका है और चीजें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। देखिए आदिल, ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो बयान आया है DG ISPR का, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है उन्होंने 2 मुलाकातें की हैं, 1 अगस्त के आखिर में और 1 सितंबर के शुरू में। इससे मामलात कुछ हद तक तो PMLN के लिए पेचीदा होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि बज़ाहिर किसी सियासतदान का अगर आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है तो इसमें कोई यानी इतनी को अनहोनी बात तो है नहीं। ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और आजकल भी हो रही हैं। और अभी पिछले दिनों, चंद दिन पहले, पिछले हफ्ते में तो एक बड़ी मुलाकात भी हुई जिसमें तमाम तर जो लीडरशिप थी पॉलिटिकल पार्टीज की, ऑपोजिशन की, वो मौजूद थी। यहाँ पे जो मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो PMLN का बयानिया बना है पिछले 1 हफ्ते में, उससे कुछ हद तक ये मीटिंग की अनाउंसमेंट जो है वो मुतसादिम है। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं जनरल कंवर और जावेद बाजवा से, और उस हवाले से निजी तौर पर अगर लोगों की मुलाकातें हो रही हैं तो इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं, नेचुरल सी बात है। मसला ये है कि इस तरीके से ऑफिशियली जो है वो DG ISPR को इस मीटिंग को डिस्क्लोज करना पड़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि जाहिर बात है कोई वजह बनी है जिसकी बुनियाद पे DG ISPR को बाकायदा तौर पर आकर, और ये एक सरकारी बयानी, इसको हम सरकारी बयानी कहेंगे क्योंकि एक सीनियर ऑफिशियल वो दे रहे हैं, तो जाहिर बात है मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से कुछ कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स PMLN की तरफ से आ रहे हैं, तो जिस तरीके से एक बड़ी जारहाना स्पीच जो है वो PMLN के कायद ने की, तो उसके रद्द अमल में शायद मजबूरन ये डिस्क्लोजर जो है ये सामने आया। ठीक। अच्छा फाद साहब, ये जो अब सिचुएशन बन रही है, इसमें जिस तरह आपने कहा, मेरा बल्कि अगला सवाल आपसे यही था लेकिन आपने खुद ही उसको मेंशन कर दिया कि एक जो APC के बाद जो है एक बज़ाहिर प्रिंसिपल स्टैंड जिस तरह उसे पोर्ट्रे किया गया नून लीग की जानिब से और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की स्पीच की, उससे अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिल्कुल मुतसादम हैं। लेकिन क्या नून लीग इससे रिकवर कर पाएगी या अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद चीज़ें आप निकलती देख रहे हैं जिससे उनका वो वाला जो बयानिया 4-5 दिन पहले उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो मजीद डैमेज होता जाएगा? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया है। मैं यानी पॉलिटिक्स में आप कभी भी यानी कुछ सर्टेनिटी से कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर है कि जो बहुत ही एक अग्रेसिव किस्म का और हार्ड लाइन किस्म का जो PMLN ने अपनाया है पिछले हफ्ते से, उससे कुछ हद तक जो मामला जैसे भी थे वो मजीद कॉम्प्लिकेट तो हो गए हैं। अब देखिए, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इन्होंने बिल्कुल किश्तियां चला दी, या शायद इनको कुछ PMLN को कुछ स्पेस नहीं मिली, या इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। बहरहाल इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि DG ISPR का इस तरीके से ऑफिशियली आके और इस बात को कहना ये बजाते खुद एक मैसेज है। वरना देखिए, इस तरह की चीजें आदि लीक हो जाती हैं, लीक कर दी जाती हैं, किसी थर्ड पार्टी के जरिए बाहर आ जाती हैं, लेकिन इस तरीके से बाकायदा तौर पर
उनका खुद बजाते खुद आके कहना, मेरे ख्याल में ये मैसेज है। और इससे कम से कम और कुछ हो ना हो, पीएमएलएन जो एक बड़ी फ्रंट फुट पे खेल रही थी उसको कुछ हद तक अब अपनी बहुत सारी जो है एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेंगी और समहाउ उस बयानिए को सामने रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें फाद हुसैन साहब दो चीज़ें, एक तो जो अपनी सियासत 4-5 दिन पहले नई एक सियासत शुरू की मुस्लिम लीग नून ने, और सीधा सीधा उन्होंने टक्कर ली खान साहब को, तो उनका नाम लेकर माइनस कर दिया कि हमारी लड़ाई तो आपसे है ही नहीं। अब इसकी जो बड़ी कैजुअलिटी करार दिया जा रहा है इस सियासत की नून लीग की, वो शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि जी उनकी सियासत फिलहाल अपने भाई नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया और उनको साइड लाइन कर दिया। लेकिन इसका जो इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा, जो कि कुछ मिनिस्टर्स मानते भी हैं कि वो हमें फायदा पहुंचा, कि अब लड़ाई जो है वो कहीं और होगी और उसका फायदा हमें पहुंचेगा, इस सिचुएशन को आप कैसे असेस करेंगे? क्या ये फायदा वक्ती होगा तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उन्होंने डिलीवर तो करना है, परफॉर्मेंस तो देनी है, जो भी हो? देखिए, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं आदिल। पहली बात तो ये कि जो एक पीएमएलएन और दीगर ऑपोजिशन भी है, पिछले 2-2.5 साल से उन्होंने किसी ना किसी तरीके से वो एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करते रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन रहे हैं। जो अभी जुबैर साहब का ये डिस्क्लोजर आया है, यानी इस तरह के और भी बहुत लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं किसी तौर पर जो है वो मुलाकातें रही हैं और स्पेस हासिल करने की वो कोशिश करते रहे हैं। अब वो उनको कितनी मिली कितनी नहीं मिली वो एक अलग बात है, लेकिन उसके नतीजे में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, उससे फॉर द टाइम बीइंग तो वो तमाम तरह एफर्ट्स जो है वो फारिग हो गए, और जो लोग उन एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे उनकी पोजीशन भी अब कमजोर हो गई है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से अपनी सियासत कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के जरिए ये सिग्नल कर दिया है कि अब पार्टी की सियासत वो है जो उस दिन उन्होंने कहा, जो कि एक बड़ी जाने आना है। तो वो जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था पीएमएलएन में, वो कुछ हद तक कमजोर हुआ है। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की ऑपोजिशन लीडर्स से, उसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद नहीं थे, और इससे ये भी एक सिग्नल बिल्कुल क्लियरली सामने आया कि देखिए, कुछ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना जरूरी है। और इन एफर्ट्स में क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन से बिल्कुल जीरो वर्किंग रिलेशनशिप रखी हुई है, तो मजबूरन शायद एस्टैब्लिशमेंट को वो वैक्यूम फिल करना पड़ रहा है। और ये चीज जो है ये पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो खुद ये वैक्यूम देती जा रही हैं और रिलेशनशिप को जीरो सम गेम बना दी है। तो मेरे ख्याल है इस हफ्ते में ये मैसेज भी बड़ी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आए। ठीक। अच्छा फाद साहब, अभी आगे जाके जलसों का और धरनों का और एहतजाजों का मौसम जो है वो आने वाला है, और एक जो लॉजिक अपोजिशन पेश करती है, जो कि मौलाना साहब की लॉजिक है कि मार्च में जो सेनेट इंतखाबात होंगे उसके बाद जो थोड़ा बहुत भी मैनूवरिंग अपोजिशन कर सकती है वो लूज़ कर जाएगी, सेनेट भी वो लूज़ कर जाएगी, तो इसलिए हमें ये बिसात जो है ये मार्च से पहले लपेटनी पड़ेगी। क्या होता आप देख रहे हैं? प्रेशर तो बिल्डअप होने वाला है पीटीआई पे, तहरीक इंसाफ पे भी, और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट पे भी प्रेशर तो डेवलप होना है अगर लोग सड़कों पर निकल आए। कुछ सिग्निफिकेंट होता देख रहे हैं आप, या इसी तरह मामला चलते रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन ने जो कुछ प्लान बनाया है वो वहां तक तो वो उसको कर पाएंगे, यानी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, मुजाहरे भी होंगे, और उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, और शोर मचाया जाएगा, तो ये तो जरूर है। लेकिन अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इन तमाम तर कोशिशों और इन तमाम तर जो इनके प्लान्स हैं, इनके नतीजे में क्या हुकूमत को बाकी इस तरह का खतरा है कि हुकूमत गिर जाएगी, तो मुझे बज़ाहिर तो वो चीज नजर नहीं आ रही, और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। वो ये कि देखिए, पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख पे नजर डालें तो आपको ये नजर आता है कि कभी भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट से कोई गवर्नमेंट गिरी नहीं है, अनलेस ये है कि वो उनके सामने इस तरह का महाज बना हो जिसमें दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हो। ठीक। और अभी इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि जरूर प्रेशर जरूर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और ऐन मुमकिन है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो कुछ हद तक डिफेंसिव पे भी आ जाए। लेकिन कम से कम अगले चंद महीने में मुझे उनकी हुकूमत के ऊपर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा इस वक्त तक।
आगे अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ और हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये एक प्रेशर तो जरूर हो सकता है, लेकिन खतरे की घंटी नहीं है। ठीक, फवाद साहब आखिरी सवाल आपसे नून लीग की पॉलिटिक्स पर कि बार बार अभी हमने 2-3 वीक में ये सुना कि शीन जो है वो नून से निकलती जा रही है और शेख रशीद की बकौल सिर्फ दुम रह गई है। एक वाज़े डिवाइड तो थी, आप जैसे लोगों को पता भी था कि एक मफाहमत का और टकराव का एक था, लेकिन अब जिस तरह की सियासत बन चुकी है उसमें बड़ी क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और वो अपने भाई से ये तो एक है कि अलग नहीं होंगे। लेकिन नून लीग की मुश्किलात दिसंबर तक आप मजीद बढ़ती देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर पाएंगे पार्टी को और इनडायरेक्टली तो मरियम नवाज ही कंट्रोल करनी है पार्टी को? इस तरह होता देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज तो जो अभी तक लग रही है आदिल, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कान मुझे तो भी नजर नहीं आ रहे फिलहाल। और अगर ऐसा ही होता है तो उसका मतलब ये है कि वो वहां पे लंदन में बैठकर और वो जो एक पब्लिक मैसेजिंग है जिस तरह की उन्होंने की अभी चंद दिन पहले, उस तरह की वक्तन फवक्तन वो करते रहेंगे। और इसीलिए आपने देखा कि उनका ट्विटर अकाउंट है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। तो यानी बज़ाहिर इरादा ये लग रहा है कि मियां साहब जो हैं वो बाहर बैठकर और पार्टी को उस चलाएं, और जो उनकी पॉलिसी है, जो उनका जो जहन मानता है उस तरीके से पार्टी जो है वो चले। तो एक तो ये चलेगा। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग जिनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है, जो मैं नजर आ रही है, और वो खुद भी ये कहते हैं, वो सोच पार्टी में मौजूद तो रहेगी, लेकिन उसका जो असर है वो मुझे कुछ हद तक कम होता नजर आ रहा है। लेकिन क्या जिस तरह शेख साहब कहते हैं कि जो शीन अलग हो जाएगी और वो मीम अलग हो जाएगी, जो भी है, मुझे वो नहीं नजर आ रहा अगेन। क्योंकि देखें, अगर आप तारीख देखें तो शहबाज साहब जो हैं वो हमेशा अपने भाई के साथ रहे हैं, और मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही कि वो उनको छोड़कर और जो है वो पार्टी से बाहर आ जाए। ठीक, फवाद हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, तफसीली आपने तज्जिया सुना। फवाद हुसैन साहब डॉन के एडिटर भी हैं और बड़े ज़बरदस्त कॉलमिस्ट भी हैं। उनका आपने सुना कि क्या मुल्क की सियासत रुख इख्तियार कर सकती है अगले 2 से 3 महीनों में। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब के सामने ये सवाल रखेंगे, शुरू बल्कि इसी से करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो है उसमें ऐसी मीटिंग्स जब होती हैं तो वो क्यों अटेंड नहीं करते। और जिस तरह आज बिलावल ने कहा कि अगर वो अटेंड नहीं करते तो उससे बेहतर ये है कि वो रिजाइन दे दें, किसी और को आप प्राइम मिनिस्टर सामने ले आएं। तो ये सारी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने फवाद हुसैन साहब के एनालिसिस सुने बड़े डिटेल में। अभी जो DGISPR साहब की स्टेटमेंट आई है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो पर्सनली जो हैं वो मिले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और वो ज़ुबैर साहब की दरख्वास्त पर मिले हैं। इस वक्त मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सीजन पॉलिटिशियंस हैं। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई उनके इल्म में इस तरह की मुलाकातें नहीं हैं, कोई हमारा बंदा जो है वो 1-on-1 आर्मी चीफ से नहीं मिला। अब DGISPR ने तो बिल्कुल खुल के बता दिया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनसे मिले हैं। अब ज़ुबैर साहब का वर्जन ये है कि ये मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की या लीडरशिप के इल्म में नहीं थी जब वो उनसे मिल रहे थे। एक तो ये कि क्या आप समझते हैं कि इस तरह मतलब एक पार्टी डिसिप्लिन भी होता है, इस तरह की मुलाकातें तो बता के होती हैं? नहीं आदिल, ये बात नहीं है। पर्सनल लोगों के तलकात होते हैं, और जिस तरह ज़ुबैर ने वजाहत कर दी, मेरे ख्याल उसके बाद तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि असद उमर की बच्चे की शादी पे हम इकट्ठे हुए, उन्होंने दावत दी, मैं चला गया। और आज अगर मैं ये बात मान भी लूं कोई बात हुई है, तो मुझे ये बताएं कि APC के बाद ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। दूसरा ये है कि ये मुनासिब नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसी तौर पर भी कोई भी अदारा, मैं हूँ कोई और हो, अगर आइन कानून का एहतराम नहीं करेगा, वायलेशन होगी, तो 70 सालों में जो मसाइल पाकिस्तान के बड़े हैं कम नहीं हुए। उसकी वजह सिर्फ आइन कानून की बालादस्ती का तस्लीम ना करना है, और ये बात हम बार बार कर रहे हैं।
ठीक। अच्छा मियां साहब, इसमें वो तो आपकी बात ठीक है, पर्सनली वो मिलता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने मियां साहब और मरियम साहिबा की जो मुकदमात हैं वो उनसे डिस्कस किए। और दूसरी बात ये कि जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर तो उन्हें पार्टी क़यादत को बता देना चाहिए था कि जी मेरी इस तरह से मुलाकात हुई है। नहीं, देखें, आपको ये तो इल्म है कि ज़ुबैर जो हैं असद उमर के भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, एक घर में भी वो रहते हैं, जनरल उमर साहब के साहबजादे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनके घर में बहुत से लोगों का, क्योंकि उनका एक उस अदारे से एक फैमिली तल्लक है और उनकी फैमिली ने सर्व किया उस अदारे में, तो लोग उनके आते जाते रहे। तो क्या जरूरी है कि कोई बताए कि आज फलां आया था, आज फलां से मिलने गया, या ज़ुबैर के साथ असद उमर के साथ फलां बंदा आया था? ये मुनासिब नहीं होता। ठीक। अच्छा मियां साहब, अब तो देखिए एपीसी में तो बड़ा एक खुल के एक पॉलिसी लाइन अब सेट हो चुकी है, और हम जिस तरह जर्नलिस्ट साहब से बार बार पूछते थे कि देखें टकराव का बयानिया आपका अलग है, मफाहमत का अलग है, अब तो बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ गया कि मियां साहब खुद लंदन से बैठ के पार्टी से राब्ते भी करेंगे, लीड भी करेंगे। अब इसके बाद क्या इस तरह से मुलाकातें जो हैं वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को करनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान जो है आपकी उस सियासत और बयानियों को होगा जो कि 3-4 दिन पहले सेट हो चुका है? आदिल, मुझे सिर्फ ये बताएं कि एपीसी के बाद कोई मुलाकात हुई है? अब सब मुझे तो पता नहीं है, अगर बात निकल आए नहीं अभी तक जिनको आप सामने नहीं आई। जी 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 बिल्कुल, उन्होंने एपीसी के बाद की मुलाकात का जिक्र नहीं किया। आई एग्री। नहीं, ठीक है। अब आ जाए कि मुझे कोई ये बताए कि अगर कोई और बात करे तो वो कहता है कि कहा जाता है कि वो इंडिया को खुश कर रहे हैं जी। अगर शेख रशीद कोई बात करे तो वो इंडिया को क्या नाराज कर रहा है? क्या इमरान खान कहे कि मैं और फलां अदारा जो है वो एक पेज पे हैं? भाई फलां अदारा जो है वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम अदारे एक पेज पे हैं कौमी सलामती के हवाले से। ये किस तरह कह सकता है कि मैं और एक पेज पे हूँ? ये किसी तो इसका कोई नोटिस नहीं मिलेगा। दूसरा, शेख रशीद जो बात कहता है कि मैं पैदावार हूँ गेट 4 की, या मैं तर्जमान हूँ खुद साख्ता, या जिस तरह भी वो कहते हैं, क्या इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए? इसके खिलाफ तो कानूनी एक्शन होना चाहिए कि अदारों के अपने तर्जमान होते हैं और अदारों में तर्जमानी लोग करते आते हैं, इनमें इतनी सख्त होती है और वो नजर भी आती है। ये कहाँ से आ गया तर्जमान? और अगर तर्जमान है ये नहीं है, जो कि नहीं है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? ठीक बात, सही। चले मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुतालबा कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शेख रशीद साहब वाला बड़ा एक अहम सवाल है जो कि हम सामने रखेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, वो हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल जो है वो पेचीदा होती जा रही है। दोनों तरफ से, नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई हमारा नुमाइंदा जो है, मरियम नवाज़ ने आज कहा कि वो आर्मी चीफ से नहीं मिला, लेकिन DGISPR ने जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध है, नून लीग के अहम मरकजी रहनुमा है, DGISPR के बकौल वो आर्मी चीफ से 2 दफ़ा मिल चुके हैं और इन मुलाकातों में आखिरी मुलाकात सितंबर में हुई थी। आपको ये याद दिलाते चलें कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने कल ही अपने वीलॉग में ये खबर ब्रेक की थी कि नून लीग के एक अहम रहनुमा, बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ की रिप्रेजेंटेटिव के अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। आज मरियम नवाज ने यह कहा कि कोई इस किस्म की मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन DGISPR ने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट जारी की है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस स्टेटमेंट पर आने से पहले
आज बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि जो इन कैमरा मीटिंग होती है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर होती है, उनकी तफसीलात बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये उनकी बात ठीक भी है। और वो फिर इशारा शेख साहब की तरफ कर रहे थे कि वो जिसके भी तर्जुमान हैं, वो इन मीटिंग्स की तफसीलात उन्हें बाहर नहीं लानी चाहिए। बात तो बिलावल की ठीक है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात हो रही है, इन कैमरा वो मीटिंग हो रही है, उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आने चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो वो इन कैमरा कोई मीटिंग थी तो उसकी तफसील तो बिल्कुल नहीं आती होती और वो कोई भी ना लाता, सारे ज़िम्मेदार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इन कैमरा मीटिंग थी। अदरवाइज़ जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट भी आ जाता अगर वो इन कैमरा होती तो, क्योंकि जहाँ पे मुल्की मफाद है वहाँ पे सियासत, पैटी इश्यूज पीछे रह जाते हैं। मुल्की मफाद, मुल्की सिक्योरिटी सबसे अहम होनी चाहिए और अहम होती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि अगर कोई जो अपने आप को सियासी जमात कहती है लेकिन असल में एक माफिया है और फैमिली लिमिटेड के तौर पर वो कार फरमा है कि उन्होंने पैसे की लूटमार करनी है, पीएन्स हों, उनके क्लर्क्स हों, उनके अकाउंटों से 3-3, 4-4 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिनकी 20-20 हज़ार की तनख्वाह है। आपके सामने आज शहजाद अकबर साहब ने 4 सवाल शहबाज शरीफ साहब से पूछे जिनका एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब ऐसे हालात में कोई एक सियासी गिरोह अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए कौमी सलामती के इदारों को भी ना बख्शें, उनको भी पॉलिटिक्स में घसीटें, बयान देना पड़े उनको कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रखें, क्योंकि ये जनरल जलानी साहब की पैदावार थे, वहाँ से इन्हें जला बख्शी गई थी। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक से इन्होंने जो है वो सारी स्ट्रेंथ ली। तो इनको लगता है कि हर वक्त, हर टाइम, हर लोग हमारी तरह के हैं। तो जब इस तरह के लोग इस तरह की घटिया सियासत पे उतर आएँ कि जिसमें कौमी सलामती के इदारों को भी खींचा जाए, रगेदा जाए, तो फिर शायद इस तरह के लोगों का जो असल चेहरा है, क्योंकि ये 2 चेहरे रखते हैं, जैसे हमेशा इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ ऊपर से दिखाया कि हम उनके खिलाफ हैं, अंदर से ये भाई भाई थे, और अब आखिरकार ये ऊपर और अंदर दोनों से भाई भाई हो गए। मसलन एक एग्जांपल देता हूं, शहबाज शरीफ साहब ने आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मुंह से कहा कि 6 साल पहले 2016 में उनका प्रोजेक्ट था, उससे 6 साल पहले इस्लामाबाद के जो 2000 कैमरास का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था वो 12 अरब में लगा, और उनके मुताबिक 6 साल के बाद उन्होंने 8000 कैमरों का प्रोजेक्ट लाहौर में जो है वो 12 अरब में लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल पहले करप्शन हुई थी, वो नहीं उन्होंने बताई आज, क्योंकि वो उनके भाइयों ने की थी। भाई कौन थे? पीपल्स पार्टी के लोग, उस टाइम रहमान मलिक साहब, दूसरे लोग उसको देख रहे थे। तो आज ये नहीं बताया कि किसने, ये तो इसका क्रेडिट ले लिया कि मैंने 8000 वाले 12 में लगाए, ये नहीं कहा कि करप्ट कौन था जिसने 2000 वाले 12 अरब में लगाए 2000 कैमरास। और उन्हीं के घर पे मैं बमा अहलो याल कल वहां पे मौजूद था और उनके साथ में जमहूरियत की मजबूती के नारे लगा रहा था। तो बुनियादी तौर पर ये बड़ा चोर छोटा चोर की बहुत देर से लड़ाई है, और अब दरमियान में आ गया है इमरान खान, जो ना 1 टके की चोरी करने देता है ना करने देगा, और जिन्होंने की हुई है उनका पेट फाड़ के तो हिसाब नहीं लेंगे, वो तो इनके डायलॉग थे। उनका इस तरह से हिसाब लेंगे कि पेट फाड़ फाड़ के वो खुद टेलीविजन पे बोलेंगे कि हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल में है। उनको बार बार अवाम के सामने कहना पड़ेगा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं कि एक धेले की करप्शन की हो तो हमारी मैयत को भी लटका दिया जाए। हालांकि अवाम के सामने धेले की नहीं अरबों की करप्शन की है। इन कमबख्तों को ना बीमारी पे झूठ बोलते हुए किस्म का ख्याल आता है वो भले भाई को बीमार करना है या कहना कि वो आज मरे कि कल मरे, अल्लाह माफ करे, ना उस पे ख्याल आता है, ना करप्शन करने के बाद, पूरी करप्शन सामने आने के बाद अल्लाह का नाम लेके कस्में खाने से डराता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो करप्शन का नैरेटिव है, और आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इससे देखिए एक तो 2.5 सालों में ठीक है गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमात भी बने, लेकिन रिकवरी बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं हुआ। और फवाद चौधरी साहब तो ये एडमिट भी करते हैं कि हमारा करप्शन के खिलाफ जो बयानिया था वो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो नाकाम होता नजर आ रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि चलें ये मान के चलते हैं कि ओपोजिशन सारी चोर है, वो उन्होंने करप्शन की है, पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन जो आपके अदवार के केसेस हैं उन पर उस तरह से डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। मतलब बार बार आज भी मिसालें दी गई BRT की जिस पर स्टे ली गई है, मालम जबा रेफरेंस है, या इस तरह के ऐसे लोग काबीना में बैठे हुए हैं जिन पर सवालिया निशान है। और इमरान खान साहब का नैरेटिव ये रहा है कि इल्जामात लगे तो पहले इस्तीफा दें, अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद बेशक आप काबीना में आ जाए,
आजम स्वाति साहब की मिसाल मौजूद है, लेकिन वो उसूल जो है इमरान खान साहब के वो अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं अप्लाई होते? और मालम जब्बा और BRT स्कैंडल हमारे सामने है। अच्छा, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक सैरासल सवाल, तफसीली सवाल, इसका तफसीली जवाब देने दीजिए। मैं फवाद चौधरी साहब बहुत ही मोहतरम है, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन मैं उनके इस नज़रिए से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह बताता हूँ कैसे। उसकी वजह ऐसे है कि जो हमारी पार्टी है उसका काम हरगिज़ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिफरेंट जो अदालतें हैं वो नहीं हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी नहीं हैं। हमारा काम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और हमारे लीडर ने जो एक नया कल्चर दिया है कि करप्शन के खिलाफ आपने झुकना नहीं, बार बार आवाज बुलंद करनी। मसलन हम, आपको पता है कि हमारी ना कौमी असम्बली के अंदर हमारी अपनी इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी है, ना ही पंजाब असम्बली के अंदर है। अगर हम पुरानी हुकूमतों की तरह हों तो हम बड़े आराम से नून नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ करके बैठ जाते कि ऊपर ऊपर से गालियां देंगे, अंदर से हम आपके साथ होंगे। तो हमें ना इस तरह के फैटफ बिल के ऊपर परेशानियां देखनी पड़ती, ना किसी और बिल पे परेशानियां देखनी पड़ती, ना हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती अपने इत्तेहादियों पे, हम बड़ा कंफर्टेबली अगले 5 साल सेल करते। तो ये वो कीमत थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं पे की, मुश्किल रास्ता लिया और ये चुना कि हम बार बार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो हुकूमत का फर्ज है उसको पॉइंट आउट करना, जो हुकूमत का फर्ज है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पर पैदा करना, वो करेंगे। आगे इदारों ने अपना काम करना है। अगर इदारे कोई 100 अपना काम कर रहे हैं तो रिजल्ट वो आएंगे, 80% कर रहे हैं या 60% तो रिजल्ट वो आएंगे, लेकिन हम काम अपना करते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत सक्सेसफुल है अभी तक ये काम करने में कि उन्होंने किसी भी प्रेशर के अंदर आके कंप्रोमाइज नहीं किया और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहे, अपनी हुकूमत को भी दांव पे लगाया कई दफा उसके लिए। अब हम आते दूसरी तरफ। आप क्योंकि बहुत ही मुस्तनद सहाफियों में से एक हैं, आप चंद मुस्तनद सहाफियों में से एक हैं जिनकी मैं कदर करता हूं। यंग हैं आप, लेकिन आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है BBC से लेके बाकी इदारों में, और आप KP से भी हैं। तो मैं आपकी मार्फत अवाम को बताना चाहता हूं कि कुछ करप्शन के वाकई केसेस होते हैं और कुछ को बना दिया जाता है। मसलन मालम जब्बा को बना दिया गया, वहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई हतमी तौर पर, वहां पे किसी ने कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं उठाया, किसी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया। यह सोचा गया कि जो जंगलात की जमीन थी उसको एक और महकमे को देके और वहां पर उस इलाके में डेवलपमेंट हो, उसका ठेका दिया जाए टेंडर के थ्रू। क्योंकि जंगलात की जमीन कहीं नहीं दी जा सकती, जैसे इन्होंने जेल बनवा दी, जैसे और इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ग्रीन एरिया के अंदर बनी हुई है, आपकी नस यूनिवर्सिटी ग्रीन एरिया के अंदर बनी हुई, फास्ट यूनिवर्सिटी ग्रीन एरिया के अंदर बनी हुई है, आपकी बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद के अंदर ग्रीन एरिया के अंदर बनी हुई हैं। जैसा कि वो कानून है कि आप ग्रीन एरिया की जमीन कहीं और नहीं दे सकते, तो वो इस कानून के तहत एक रेफरेंस बना, उसमें उस तरह से कोई करप्शन की बात ही। रही बात BRT की, उस पे स्टे ऑर्डर सिर्फ इसलिए लिया गया था कि वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको दरमियान में इम्पैक्ट मंसूबे पे पड़ेगा, और बाद में PTI को कहते रहेंगे आपसे तो ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जिसने करप्शन की उसको लटका दें। हम तो कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का तो इसमें स्टांस है, और अगर किसी ने BRT में करप्शन की हुई तो बिल्कुल उसको भी सजा मिलेगी। हम तो कहते ही नहीं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी। अगर आज कोई इदारा उसको खोलता है, बिल्कुल मैं आज के दिन से इनवाइट करता हूं कि उसको प्लीज खोलें। मैं तमाम नैब को, हर इदारे को गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइट करता हूं कि प्लीज उसको खोलें अगर उस पर कोई करप्शन हुई है। ठीक है, और खोलनी चाहिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताया कि आज बिलावल ने दूसरी बात ये की कि जो कौमी सलामती के उमूर होते हैं, और ये रिवायत रही है पाकिस्तान की भी, बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब को ऐसे इजलासों में डेफिनेटली शरीक होना चाहिए। लेकिन बिलावल ये गिला कर रहे हैं कि इससे पहले जितने भी ऐसे इजलास हुए वो तो अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाहते, तो अगर वो बतौर वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में वो अटेंड नहीं करते, वो एब्सेंट रहते हैं, तो अगर उन्हें इसमें प्रॉब्लम है तो उन्हें रिजाइन दे के चले जाना चाहिए, किसी और को प्राइम मिनिस्टर आप बना दें। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर वजीर आजम का एब्सेंट होना इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। बिलावल छोटे हैं, वो एक प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट करते हैं, उनके बड़ों को इस बात का पता है, तो इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। बिलावल साहब की स्टेटमेंट को इस पे सीरियस नहीं लेते, को अगली बात करते हैं।
नहीं, स्टेटमेंट देखिए, वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 2 दफ़ा फेडरल में बरसर इक़्तिदार रह चुकी है, 3 दफ़ा सिंध की गवर्नमेंट है, वो चेयरमैन है पाकिस्तान की इस वक्त तीसरी बड़ी जमात के। तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। अगर चले बिलावल नहीं कोई और ये बात कर देता है, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? ये सवाल है मेरा आपसे। अगर आप ये सवाल करते हैं तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन अगर किसी को विरासत में पार्टी मिली हुई है तो उससे तो वो सीनियर नहीं हो जाता ना, उससे तो वो छोटे रहते हैं। बिलावल बहुत छोटे हैं और उनका अभी तक कोई तजर्बा नहीं कि वो ऐसी मुश्किल चीज़ों के ऊपर लबकुशाई करें। लेकिन अगर आप ये सवाल करते हैं तो मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनके जो ऑफिस की या उनकी ज़रूरत होती कौमी मामलात में, वो एक कदम बढ़ के आगे जाते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अपने मुल्क की सिक्योरिटी, अपने मुल्क का फ्यूचर सबसे ज़्यादा आगे है। और यही मैं आपको बताऊं कि इस टाइम हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अल्लाह अल्लाह करके एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, एक ऐसी सिविलियन लीडरशिप आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सूरत में, जो पैटी पॉलिटिक्स में नहीं जाती, अवाम के और पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरे मकासद हैं उसमें वो सबको सबसे पहले अफजल रखती है उस चीज़ को। इसी तरीके से खुदा करके हमारे पास एक ऐसी अस्करी क़यादत भी आई है जो ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो 21वीं सदी में जो पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो रीजनल सिचुएशन है, चैलेंजेस हैं, जो अफगान पीस हो या भले चाइना इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या ईरान की सिचुएशन हो या ओवरऑल ग्लोबल रीजनल जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है, उसमें जो पाकिस्तान पे उसके असरात आने हैं, हमारी सिविलियन लीडरशिप, हमारी अस्करी क़यादत दोनों मिलके उसका अदराक भी रखती हैं और उसमें से पाकिस्तान को बाहर भी निकालना चाहती हैं। उसमें आपको तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है और मेरे ख्याल में ऐसी ही किसी काविश में उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई नुमाइंदगी वहां पर कर रहे थे तो कोई बुरी बात नहीं, हो सकता वो कोई और ऐसी मीटिंग कर रहे हो, या हो सकता है जो कुछ ये असेंबली में पहले दिन से जो बदतमीजी ये कर रहे हैं, जो पहले दिन से किसी कौमी मामले पे भी प्राइम मिनिस्टर को वहां ये बोलने नहीं देते और बदतमीजी करते हैं पार्लियामेंट में, हो सकता है लार्जर इंटरेस्ट में प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा हो कि मेरे जाने पे ये फिर वहां पर बदमजगी बनाएंगे, तो बेहतर है कि कौमी मामले में बात आगे बढ़े, ना कि इनकी ईगोज और इनके जो अपनी करप्शन को बचाने की वजह से इन्होंने कोई ड्रामा करना है, वो कौमी मामला उस नजर ना हो जाए। वरना प्राइम मिनिस्टर साहब की तो स्टेटस सिचुएशन है आपके सामने सबके कि वो सबसे पहले एक पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन है, अल्लाह का शुक्र है, और पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन आखिर में जाते हुए ये बताइएगा, एक जनरल से सवाल आपसे कर रहा हूं कि आइन और कानून के हदूद में रहते हुए जो अपोजिशन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जी इदारे जो हैं वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कानून और आइन में बिल्कुल इख्तियारात जो हैं वो तय हैं कि कौन क्या कर सकता है, इदारों की भी और पॉलिटिशियंस जो हमारी नेशनल असम्बली है, सेनेट है, ये बिल्कुल लाइंस जो है ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इसमें क्या आप समझते हैं कि इदारे अगर अपने इख्तियारात से तजवीज़ वो जो है वो करते हैं ऐसे कि वो लाइन उसमें क्रॉस हो जाती है, तो ये अपोजिशन का वैलिड एतराज़ है? तजावुज़ करते हैं आपके ख्याल? जी नहीं, मैं नहीं ये समझता। देखिए, बात यह है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं और कुछ लोगों ने ख्वाब देखे होते हैं और सुबह उठ के वो वैसे ही समझते हैं। बाथरूम में सारे ही नहाते हुए जब गुलकारी करते हैं तो उनको शायद अपनी आवाज़ जो है वो मरहूम मेहदी हसन साहब या मरहूमा मलका तरन्नम से भी ज़्यादा सुरीली लगती है, लेकिन हकीकत में आपको पता है कि हम सबकी आवाज़ वैसी नहीं होती। इसी तरीके से हर मुल्क के अपने अपने सिचुएशंस होती है और उसमें उनके इदारे अपना डिफरेंट तरीके से रोल प्ले करते हैं। अमेरिका में पेंटागन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब उनकी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आते हैं। जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं या उनकी हिज़्ब इख्तलाफ भी होती है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जितनी तमाम गाइडेंस या जितनी तमाम रहनुमाई करनी होती है उनकी फैसला साजी में वो पेंटागन करता है। इसी तरीके से हमारे जो रीजनल इश्यूज़ हैं, हमारे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसमें बिल्कुल हमें अपनी अफवाज से उसके ऊपर डायरेक्शंस जो लेनी, हमने हमारी लीडरशिप ने लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शंस लेनी, अपनी स्ट्रेटजी सेट करनी है, वो हमारी अफवाज की मदद के बगैर
नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन नेशनल सिक्योरिटी, दे नो दोज इश्यूज मोर देन अदर पीपल, क्योंकि वो 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई मजायका नहीं अगर उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, उस मुलाकात को अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए इस्तेमाल करें, उस मुलाकात को अगर आप पॉलिटिकल अपनी माइलेज के लिए इस्तेमाल करें, उस मुलाकात को कौमी सलामती में से निकाल के और आप अपनी गंदी पॉलिटिक्स की नजर करें, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी अफवाज का, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी, क्योंकि वो एक पिलर हैं, वो हमारे बेटे भाई, हमारा ही वो अदारा है, वो हमारी फौज है। उससे जो चीजें हमें उनसे सीखनी है वो बिल्कुल हमने उनसे सीखनी है। जिन चीजों में उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमने उनसे लेनी है, और उस सबको इकट्ठा करके हमारी सिविलियन और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने हैंड इन हैंड टुगेदर इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।